नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आपका एमडी सक्सेस कैंपस पर। मैं आपके लिए राजस्थान कला एवं संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आने वाली रीट प्रतियोगी परीक्षा हो गई, सीईटी प्रतियोगी परीक्षा हो गई, राजस्थान की एलडीसी हाई कोर्ट की जो परीक्षा हो गई, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। चलिए बिना समय गवाए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अपने पास चार विकल्प है। पहला विकल्प बप्पा रावल, दूसरा राज सिंह, फिर अपना है जगत सिंह प्रथम और चौथा ऑप्शन है जगत सिंह द्वितीय। इस प्रश्न का जगदीश मंदिर जो है वो निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। बात करते हैं, अपनी एक झील आती है पिछोला झील। ये अपनी पिछोला झील है, इसमें दो महल बने हुए हैं। इसमें जो पहला महल है इसे बोलते हैं जगदीश मंदिर। इसी के बारे में कहा जाता है कि यह सपनों में बना मंदिर भी है और इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इसके बाद में जो दूसरा महल है उसका नाम है जगनिवास। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। जगनिवास का निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इसके बाद में हम चलते हैं राज सिंह के ऊपर। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, जो गोमती नदी का पानी रोककर बनाई गई थी और इसी के किनारे 25 संगमरमर से बने हुए शिलालयों की राजसमंद पाल बनी हुई है, जो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, जिसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का पूरा वर्णन है। इसी के बाद में बप्पा रावल की बात करते हैं। बप्पा रावल ने लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? लकुलिस मंदिर का, जिसे ही एकलिंग जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलिंग जी। यह है कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर। ये अपने जो बप्पा रावल है, मेवाड़ में जो अपना सिसोदिया वंश था उसके वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं और इन्होंने 734 ईस्वी में चित्रांग मौर्य से चित्तौड़गढ़ किला जीतकर अपने सिसोदिया वंश की नींव स्थापित की थी। धन्यवाद। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना दूसरा प्रश्न है, राजस्थान निम्न में से कौन सा किला विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो हम बात करते हैं यूनेस्को में। यूनेस्को में शामिल नहीं है। रणथंभौर है, गागरोन भी शामिल है, जैसलमेर भी शामिल है। इसमें शामिल नहीं है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। बात करते हैं हम यूनेस्को में। वर्ष आता है 2013। वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 किलों को धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें इसकी एक बहुत ही प्रचलित ट्रिक भी है। इसको सब बताते हैं, गाजर, चीकू और आम। बात करते हैं गाजर में। गाजर का मतलब अर्थ है गागरोन दुर्ग, जो अपना ये पहला विकल्प है। इसके बाद में जय से आएगा जैसलमेर दुर्ग, र से आएगा अपना रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद में एक है ची से आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। कू से आएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी भी थी। संकटकालीन राजधानी मान लो, शरण स्थली मान लो, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद में अंतिम किला है आम से, याद रखो आप, आमेर का किला। आमेर का किला जो मिर्जा राजा मान सिंह ने बनाया था, जो जयपुर जिले में स्थित है। चलते हैं अपने, तो इसका आंसर हो गया मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ का निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने इसका निर्माण चिड़ियाटूक पहाड़ी पर करवाया था। कहाँ पर करवाया था? चिड़ियाटूक पहाड़ी, जो जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है? आइए बात करते हैं। अपने पास में पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, तीसरा है मेहरानगढ़ दुर्ग और चौथा विकल्प है गागरोन दुर्ग। बात करते हैं गंभीरी और बेड़स।
गंभीरी बेड़स नदी में अपना सही विकल्प आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बात करते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल नदी प्लस बामनी नदी, इसके संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना गया है, जिसके बारे में अपने जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि अगर मुझे राजस्थान में, पूर्ण राजस्थान में कोई भी धरोहर मुझे दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ का किला ही चुनूंगा। इसके बाद में बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की, जो राव जोधा ने बनाया था, 1459 में बनाया था। इसके बाद में यह है गागरोन दुर्ग। यह है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा दुर्ग में? जल दुर्ग में। जल दुर्ग में भैंसरोडगढ़, यह भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि यह है चंबल और वामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग की बात करें, यह है अपनी आहू नदी और इसके बाद में इसके साथ जुड़ती है काली सिंध नदी। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है गागरोन का दुर्ग, जिसे प्राचीन काल में गड़गड़ाटपुर डोड परमारों ने इसे बनाया था, इसलिए इसे डोडगढ़ भी कहते हैं। और इसी में राजस्थान के प्रसिद्ध दो शाखे 1444 और 1423 में गागरोन दुर्ग में हुए थे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? बताइए दोस्तों, इसमें आप कौन सा विकल्प सही चुनोगे? इसके बाद में हवा महल का वास्तुकार की बात आती है, अपना सही उत्तर होगा लालचंद उस्ता। अपना सही विकल्प होगा लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता ने ही हवा महल का वास्तुकार था। हवा महल लालचंद उस्ता ने। बात करते हैं हवा महल की। सबसे पहले हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल अपने जयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं हवा महल कृष्ण के मुकुट के समान, कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है और इसका निर्माण जो अपना महान राजा था आमेर का सवाई प्रताप सिंह, तो सवाई प्रताप सिंह के काल में इसका निर्माण हुआ। प्रताप सिंह को ही इसका निर्माण राजा मानते हैं और इसका वर्ष था 1799। बात करते हैं इसमें हवा महल में 5 मंजिलें हैं। मंजिलें हैं इसमें 5। हवा महल में 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल का नाम शरद मंजिल, दूसरी का नाम रतन मंजिल, तीसरी का विचित्र मंजिल, चौथी मंजिल का बात करते हैं इसका है प्रकाश मंजिल, और 5वीं और अंतिम जिसे हवा महल या हवा मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। जो अपना राजा सवाई प्रताप सिंह था वो पहली मंजिल शरद मंजिल में ही निवासक था, तो इसलिए इसे प्रताप मंजिल भी कहते हैं। इसमें 953 जाली झरोखे अनुमानित माने जाते हैं और ये अपने राजस्थान का हवा महल के बारे में परिचय है। इसके बाद में राम सिंह द्वितीय, ये राजा राम सिंह द्वितीय के समय में अल्बर्ट हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ था। किसका निर्माण प्रारंभ हुआ था? अल्बर्ट हॉल का। अपना जो एक विदेश से एक राजकुमार मान लो प्रिंस आया था, उसके बारे में ये उसके स्वागत के लिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण बनाया था। इसका वास्तुकार था प्रिंस जेकब। प्रिंस जेकब ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण के लिए डिजाइन पेश की थी और अल्बर्ट हॉल का कार्य पूर्ण होने पर राम सिंह जी की हो गई थी मृत्यु। इसके बाद में इसका उद्घाटन किया था अपने माधो सिंह ने। किसने किया था? माधो सिंह ने, माधो सिंह द्वितीय ने। इसके बाद में अपना जो पहला विकल्प निहाल चंद, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पर्सन में इसका नाम आता है। जो निहाल चंद है वो अपनी बनीठनी के किशनगढ़ में जो बनीठनी नाम से चित्रशैली फेमस है उसका चित्रकार है। बनीठनी चित्रकला जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, भारत की मोनालिसा कहने वाला अंग्रेजी इतिहासकार था डॉक्टर फयाज अली और हेरिक डिक्सन। निहाल चंद बनीठनी, जो बनीठनी किससे संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली से। बात करते हैं दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली से। यह मारवाड़ की उपशैली मानी जाती है। चित्रशैली को मारवाड़ की उपशैली भी माना जाता है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है आहड़ में किस राजवंश की छत्रियां बनी हुई है। अपने पास चार विकल्प है, मेवाड़ राजवंश, मारवाड़ राजवंश, जैसलमेर राजवंश और बीकानेर राजवंश। चलिए इसके सही उत्तर की ओर चलते हैं। आहड़ की बात आती है तो आहड़ का नाम आता है, अपना राजवंश आएगा मेवाड़। मेवाड़ राजवंश में जो अपनी छत्रियां, इनकी छत्रियां बनी हुई है उसको कहते हैं महासतियों की छत्रियां। महासतियों की छत्रियां। इसकी छतरी का प्रारंभिक छतरी है, जो पहली छतरी है वो बनी है अमर सिंह की। किसकी? अमर सिंह की, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और बहुत ही प्रतापी शासक थे। तो मेवाड़ की छतरियों को आहड़ में, मतलब आहड़ में जो छतरियां स्थित है मेवाड़ राजवंश की है। बात करते हैं मारवाड़ राजवंश की। मारवाड़ राजवंश की बात करते हैं। मारवाड़ का नाम आते ही हम चले जाएंगे कागा छतरी, जो जोधपुर जिले में स्थित है। कागा छतरी जोधपुर, मारवाड़ के राजवंश की छतरियां यहाँ बनी हुई है। इसके बाद में बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, जैसे बड़ा जिला तो इसी से याद रखो बड़ा बाग की छतरियां। कौन सी है? बड़ा बाग की छतरियां। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। इसी के साथ आप एक और फैक्ट याद कीजिए, जो जैसलमेर में पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए, पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां भी जैसलमेर जिले में ही स्थित है। तो इसे एक और याद रखिए पालीवाल ब्राह्मण। इसके बाद में बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में मारवाड़ के राजवंश की ही उपशाखा चली थी, जो राव बीका ने उसकी शुरुआत की थी। इसके लिए जो छतरियां थी उसको देवीकुंड की छतरियों के नाम से जाना जाता है। देवीकुंड की छतरियां, जो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। ये अपनी महत्वपूर्ण छतरियां हो गई। इसके बाद में बात करते हैं हम, ये अपने जो राजवंश थे, मुख्य जो राजवंश थे, इसकी बात हो गई। इसी के बाद में बात करते हैं एक और प्रसिद्ध राजवंश है, जिसकी छतरियां गेटौर की छतरियां के नाम से जानी जाती है। गेटौर की छतरियां, कछवा राजपूत शासक था, उनकी छतरियों को गेटौर की छतरियां कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न तैयार है। अपना अगला प्रश्न है चांद, तैयब, जायली, माधोजी, उसना, माफ कीजिए ये गलती से हो गया, ये अपना उसना और साहिबा का संबंध किस चित्र से लिया? ये हम बात करते हैं, मुख्यतः इसका उत्तर आएगा अजमेर चित्र से ली। जब भी महिला चित्रकारों की बात आए, आप उसना को याद रखिए, साहिबा को याद रखिए, कमला को याद रखिए और इलायची को याद रखिए। इसमें मात्र 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। उसना और साहिबा का एक जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, उसना व साहिबा। उसना और साहिबा जो है ये अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। कौन सी चित्रशैली से? अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। इसके बाद में एक और प्रश्न पूछते हैं जो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें आप बात कीजिए कमला एवं इलायची। नाम बोलिए एक बार, कमला एवं इलायची। ये दोनों जो नाथ द्वारा चित्रशैली है, कौन सी चित्रशैली? नाथ द्वारा चित्रशैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। यदि RSSB बोर्ड हो गई, RPSC बोर्ड हो गई, महिलाओं के चित्रकारों के नाम के आगे अगर सवाल पूछेगी तो 1 और 2 आप याद रखिए, अजमेर उसना साहिबा और नाथद्वारा कमला इलायची। इसके अलावा कोई भी बोर्ड कहीं से क्वेश्चन नहीं बना सकता, क्योंकि यह बिल्कुल जो अपनी किताब है राजस्थान कला एवं संस्कृति कक्षा 10 बिल्कुल मूल किताब से डाटा उठाया हुआ है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेराकोटा के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? टेराकोटा, सबसे पहले आप समझिए टेराकोटा होता क्या है। टेराकोटा होता है जो मिट्टी की वस्तुओं से कलात्मक वस्तुएं बनती है, उसको हम टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा की बात आती है, पहला विकल्प है कृपाल सिंह शेखावत, दूसरा विकल्प है कुदरत सिंह, तीसरा विकल्प है अपने पास श्रीलाल जोशी और चौथा विकल्प है मोहनलाल कुमार। चलिए अपने आंसर की ओर चलते हैं। टेराकोटा के लिए बात आ रही है
तो इसका सही आंसर होगा मोहनलाल कुमार। बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक बार नाम बताइए। ब्लू पोट्री का जादूगर। तो ये ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है और इन्होंने ही अपने संविधान में नंदलाल बोस जो अपने प्रमुख चित्रकार था उसके साथ चित्रकारी की है। इसी के कारण इनका संविधान में भी काफ़ी नाम है। इसके बाद में अगले विकल्प की ओर चलते हैं, कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह की बात करते हैं। ये आएंगे अपने सरदार कुदरत सिंह आएंगे मीनाकारी से संबंधित है। किस कला से संबंधित है? मीनाकारी कला से संबंधित है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर की मीनाकारी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान की हस्तकला क्या है दोस्तों? हस्तकला की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? हस्तकला की आत्मा, जो अपने महाराणा मान सिंह के समय लाहौर से लाई गई थी। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित व्यक्ति का नाम आता है श्रीलाल जोशी। आपने सुना होगा फड़, देवनारायण जी की फड़ हो गई, पाबू जी की फड़ हो गई, बेसासुर की फड़ हो गई। फड़ वाचन के लिए श्रीलाल जोशी का बिल्कुल ऐसे आप फड़ का नाम आते बिना ऑप्शन को देके श्रीलाल जोशी का नाम सही कर दो। श्रीलाल जोशी कहाँ से संबंधित है? श्रीलाल जोशी का संबंध है शाहपुरा भीलवाड़ा से। शाहपुरा भीलवाड़ा से। श्रीलाल जोशी की पत्नी थी पार्वती देवी जोशी। पार्वती देवी जोशी राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चित्रकार थी। कौन थी? पार्वती देवी जोशी। पार्वती देवी जोशी राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चित्रकार, जिनका संबंध भी शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और अपना मोहनलाल कुमार टेराकोटा, जो टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला राज संबंध का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला राज संबंध का। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ। अपना अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध हस्तकला का क्या नाम है? मथुरन कला, पैचवर्क, गोटा और थेवा कला। माफ कीजिए, दो बार आ गया। प्रतापगढ़ जिले की कला। बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले की प्रमुख कला है थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? थेवा कला होती है जो अपने जो राजवंश, ये सोनी है, सोनी परिवार। सोनी परिवार इस कला में प्रमुख प्रवीण व्यक्ति मानते हैं। इसमें ये एकमात्र कला है जो राजस्थान में महिला एवं बेटियों को नहीं सिखाई जाती है। महिलाओं को नहीं सिखाई जाती है। इसको कार्य में पुरुष ही करते हैं। यह अपनी जो बहन बेटी होती है उसे नहीं सिखाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं मथुरन कला। मथुरन कला का नाम आता है, आप बिल्कुल याद रखिए, बीकानेर को। बीकानेर की मथुरन कला बहुत प्रसिद्ध है। मथुरन कला में जैन समुदाय होते हैं, वो इसके प्रमुख माने जाते हैं। पैचवर्क की बात करते हैं। ये पूरा क्षेत्र है एक शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र जिसमें चोरू, सीकर, झुंझुनू शामिल है, शेखावाटी की प्रसिद्ध है। बात करते हैं गोटा। गोटा राजस्थान में खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का। कहाँ पर स्थित है खंडेला? सीकर में। गोटा में लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, मुकेश आदि गोटा के ही उप प्रकार माने जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो हमें आते हुए भी हम एग्जाम में हमारी गलती की वजह से गलत कर देते हैं। एकमात्र कारण है अपने प्रश्न को सही नहीं पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लहरिया पगड़ी श्रावण, फूल पत्ती होली। तीसरा विकल्प है केसरिया युद्ध के समय और चौथा विकल्प है मदिल विवाह के समय। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा मदिल पगड़ी विवाह के समय, क्योंकि मदिल पगड़ी विवाह के समय नहीं पहनी जाती है, यह पहनी जाती है दशहरे पर। कब पहनी जाती है? दशहरे पर। इसके बाद में लहरिया पगड़ी श्रावण पर बिल्कुल सही है। जो अपनी महिलाएं तीज का त्यौहार होती है उस दिन लहरिया साड़ियाँ पहनती है और पुरुष जो होते हैं वो लहरिया पगड़ी पहनकर अपने रीति रिवाज कला को अभी भी आगे की ओर बढ़ा रहे हैं।
फूल पत्ती की बात आती है तो अपने जो होली त्योहार होता है उसमें फूल पत्ती की पगड़ी पहनकर करते हैं। केसरिया, जब आपने देखा होगा प्राचीन समय में जब कोई भी आक्रमणकारी होता था तब उसके सामने, राजा के सामने कुछ भी नहीं रहता था तो फिर वो केसरिया पगड़ी बांधकर युद्ध में जाता था और या तो मर मिट जाता था या फिर उसे जीत कर ही आता था। तो केसरिया पगड़ी युद्ध के समय पहनी जाती है। इसके बाद में मैं एक और बताना चाहूँगा आपको कि सोनी, सुनार या सोनी बोल दो आप, सुनार कौन सी पगड़ी पहनते हैं? सुनार की बात आते ही आप बिल्कुल बिना देखे प्रश्न कीजिए, बिल्कुल 10वीं किताब के मूल से उठाए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। इसमें आएगी आटेदार पगड़ी। सुनार का नाम आते ही आटेदार पगड़ी पहनते हैं। एक आता है बंजारा। बंजारा समुदाय जो है वो कौन सी पगड़ी पहनता है? वो पहनता है पट्टीदार पगड़ी। कौन सी पगड़ी? पट्टीदार पगड़ी। और अपने मेवाड़ क्षेत्र में विशेष में जो पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में जो पगड़ी बांधने वाला होता है उसे हम छापदार कहते हैं। क्या कहते हैं? छापदार। ये एक मेवाड़ क्षेत्र विशेष के लिए ही है, संपूर्ण राजस्थान के लिए यह शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें अपने पास में उत्तर आएगा छापदार। तो इस विकल्प का सही उत्तर है मदिल पगड़ी, जो विवाह पर नहीं पहनकर दशहरे के टाइम पर पहनी जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, मांडलगढ़, ब्यावर और उदयपुर। पिछवाइयाँ, पिछवाइयाँ का नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, नाथद्वारा श्रीनाथ जी। तो इसका सही आंसर होगा नाथद्वारा। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके पीछे जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसके पीछे कपड़े पर जो चित्रित होते हैं उसको पिछवाइयाँ कहते हैं। नाथद्वारा में पिछवाइयाँ फेमस है। इसी के बाद में एक द्वारिकाधीश मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर। ये कांकरोली नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कांकरोली नाथद्वारा का। जो श्रीनाथ जी मंदिर है इसका जो औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को महाराणा राज सिंह था उस समय दामोदर व्यास जी यहाँ राजस्थान में लाए थे और इनके साथ में आकर एक बिल्कुल घर जैसा, हवेली जैसा स्थान था, वहाँ पर इनकी मूर्ति को स्थापित किया गया। इसलिए इनके महल को आज भी मंदिर ना बोलकर हवेली ही बोलते हैं। और इनके द्वारा जो संगीत होता है, श्रीनाथ जी के द्वारा, श्रीनाथ जी में जो संगीत गाते हैं उसे हवेली संगीत के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं मांडलगढ़। मांडलगढ़ अपने भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ में एक अपनी प्रसिद्ध कला है बहरूपिया कला। कौन सी? बहरूपिया कला, जो एक स्वांग है। क्या है? स्वांग। इसमें बहरूपिया कला में विभिन्न पात्र, नारद, रावण, शूर्पणखा, कुछ भी पात्र बनकर एक बहरूपिया होता है जो स्वांग रचता है। ये इसके लिए अपने प्रसिद्ध जानकीलाल भांड को पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। प्रसिद्ध है इसका जानकीलाल भांड। इसके बाद में बात करते हैं ब्यावर, जो अभी अलग जिला बन चुका है, पहले अजमेर में ही आता था। ब्यावर की बात करते हैं। ब्यावर में एक प्रसिद्ध नृत्य है और उसे कहते हैं भैरव नृत्य। भैरव नृत्य, भैरव नृत्य एक बीरबल नाम का व्यक्ति था, उसकी मृत्यु पर भैरव नृत्य किया गया, इसलिए इसे बीरबल नृत्य भी कहते हैं और भैरव नृत्य भी कहते हैं। उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर में अपने बहुत सारे पर्यटक स्थल, विदेशी पर्यटक अपने जयपुर के बाद में उदयपुर में सर्वाधिक आते हैं। उदयपुर में पिछोला झील हो गई, फतेह सागर झील हो गई, दुग तलाई हो गई, नीमचवाड़ा रोपवे हो गया। इसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सज्जनगढ़ दुर्ग, जिसे मानसून का महल भी कहते हैं, सिटी पैलेस, जिसे फर्गुसन ने रोम के टावर से भी बेहतर बताया था। इसके बाद में बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला प्रश्न है कालबेलिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? कालबेलिया जनजाति, सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलेंगे। इसका उत्तर होगा शंकरिया नृत्य। सबसे पहले
कालबेलिया जनजाति के बारे में मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ। कालबेलिया जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। एकमात्र जनजाति जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। कालबेलिया जनजाति के बात करते हैं कालबेलिया जनजाति के नृत्य की। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कल बाईपास कर दिया इसने कल को इसने बाईपास कर दिया। चलो चलते हैं इसके नृत्यों की ओर। कल से आप याद रखिए कालबेलिया, बाद से याद रखिए बांगड़िया नृत्य जो कालबेलिया जनजाति का ही है। पास से याद रखिए पणियारी नृत्य जिसमें पानी भरते समय काफी एक राहगीर होता है, वो उसे प्रश्न पूछता है और वह अपनी पतिव्रता धर्म पर बनी रहती है। और एक अंतिम नृत्य है शंकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? शंकरिया नृत्य। यह युगल नृत्य है और यह भी कालबेलिया का प्रसिद्ध नृत्य है। कालबेलिया के प्रमुख नृत्यों में मात्र 4 याद रखिए, कालबेलिया नृत्य, बंगड़िया नृत्य, पणिहारी नृत्य और शंकरिया नृत्य। इसमें आप कालबेलिया जनजाति के नृत्य हो गए। बात करते हैं गौरी की। गौरी नृत्य न होकर एक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। यह मेवाड़ में लगभग 40 दिन तक चलता है और यह मेवाड़ का प्रसिद्ध भीलों द्वारा किया गया प्रसिद्ध लोकनाट्य है। बात करते हैं इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य है सहरिया जनजाति का। किस जनजाति का? सहरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति के अन्य नृत्यों की बात करते हैं तो सहरिया जनजाति में आते हैं सहरिया का शशि। इसकी एक ट्रिक है, मैं लिख देता हूं आपके सामने। शशि इंद्र को लहंगी दे। इससे आप याद रखिए इंद्रपरी नृत्य और लहंगी नृत्य। तो अपना क्वेश्चन है इंद्रपरी नृत्य। इसके बाद में हम चलते हैं मावलिया नृत्य की ओर। मावलिया नृत्य। मावलिया है कथोड़ी जनजाति का। किस जनजाति का? कथोड़ी जनजाति का। कथोड़ी जनजाति के 2 नृत्य है। कथोड़ी, एक तो मावलिया नृत्य, एक होली नृत्य। बात करते हैं कथोड़ी की। इसकी एक ट्रिक है मेरे पास में, कथोड़ी की। कहो माँ, क्या कहो? कहो माँ। माँ से क्या कहो? बात करते हैं कैसे तो आएगा कथोड़ी, होली, हो से आएगा होली और माँ से आएगा मावलिया। याद रखिए तीनों नृत्य एग्जाम में काफी बार ये पूछे जाते हैं। इसके बाद में चलते हैं हम कालबेलिया जनजाति का नृत्य, जो अपना सही उत्तर था शंकरिया नृत्य। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुड़ला नृत्य, माफ कीजिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यह है अपना गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? सबसे पहले बात करते हैं गुड़ला नृत्य क्या होता है। जो अपनी राजस्थान में महिलाएं होती है वो अपने सिर पर छिद्रित मटका, उसके अंदर दीपक जलाकर नृत्य करती है, इसलिए इसका नाम गुड़ला नृत्य है। अब इसका नाम गुड़ला क्यों रखा गया? एक अपने मारवाड़ के राजा थे, राजा सातल देव। राजा सातल देव के समय एक भारी व्यक्ति था गुड़ला, उसने अपने मारवाड़ पर आक्रमण किया, तो उसकी मृत्यु हो जाने के याद में इसे उसकी बेटी ने नृत्य करके उसका शोक मनाया, इसलिए उसे गुड़ला नृत्य के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं गुड़ला नृत्य कब किया जाता है, तो ये भाद्रपद माह में नहीं किया जाता है, श्रावण माह में नहीं होता है, कार्तिक में नहीं होता है। अपना सही उत्तर आएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला नृत्य, जो अपना मारवाड़ जोधपुर का फेमस है, मारवाड़ की कह दो आप या फिर जोधपुर कह दो, यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आपको पता होगा कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार मनाते हैं, जिसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद में श्रावण कृष्ण नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी में एक अपने लोक देवता
गोगा जी, उनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं के याद में गोगा नवमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अगली बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा अपने हिंदी मास के अनुसार बहुत ही मुख्य और प्रमुख जो अपना त्यौहार होते हैं उसको माना जा सकता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में सबसे पहली बात करें हम, पुष्कर में मेला भरता है। कहाँ मेला भरता है? पुष्कर मेला, जिसे राजस्थान का रंगीन मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का रंगीन मेला। क्योंकि अब इसे राजस्थान का रंगीन मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्कर बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसके लिए बाहर से अंग्रेज भी आते हैं। अब अंग्रेज हो गए गोरे, हम हो गए काले, भारतीय अंग्रेजों की अपेक्षा में काले हैं, तो इसलिए इसे रंगीन मेला, भिन्न भिन्न भांति के अलग अलग वस्त्र पहन के, अलग अलग कपड़े पहन कर, अलग अलग चमड़ी वाले लोग आते थे, इसलिए इसे राजस्थान का रंगीन मेला कहते हैं। इसी के बाद में बात करें कार्तिक पूर्णिमा को, एक अपना प्रसिद्ध स्थान है कोलायत, जो बीकानेर में स्थित है। कोलायत बीकानेर, जहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। और ये दोनों ही जगह अपने राजस्थान में दीपदान के लिए फेमस है। यहाँ पर विशेष तरीके से दीपदान होता है। दीपदान के लिए प्रसिद्ध स्थल बात करते हैं कोलायत झील बीकानेर और पुष्कर झील अजमेर। कोलायत झील बीकानेर अपने सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि ने ही इसका निर्माण करवाया था और इन्हीं का आश्रम यहाँ पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, गुरला नृत्य अपने मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अपना अंतिम प्रश्न, बात करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, सत्य है नहीं है इसमें आपको गलती नहीं करनी है। सत्य है। आजकल आरएसएस भी मान लो, आरपीएस ही मान लो, हर एग्जामिनर का यही पैटर्न हो गया। कथन में अपने को क्वेश्चन देते हैं, कथन देते हैं, उसमें निष्कर्ष निकलवाते हैं, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। आइए हम इस प्रकार के प्रश्न की ओर भी चलते हैं। कच्छी घोड़ी की बात करते हैं। कच्छी घोड़ी का पहला है, यह एक महिला प्रधान नृत्य है। पहली बात हो गई अपनी गलत, क्योंकि यह महिला प्रधान नहीं है, यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। दूसरा विकल्प पढ़ते हैं, यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा यह किया जाता है। तीसरा विकल्प है, यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिल्कुल यह बात सत्य है, कच्छी घोड़ी विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। बिल्कुल अपना तीसरा ऑप्शन भी सही है। बात करते हैं अपने चौथे ऑप्शन की, यह शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ था। नहीं, यह गलत बात है। शाहजहां के काल में कच्छी घोड़ी नृत्य नहीं, शाहजहां के काल में हुआ था अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ में हुआ था अपने शाहजहां काल में। शाहजहां के काल में मांडलगढ़ में हुआ था बहरूपिया, और एक हुआ था नाहरगढ़, नाहर नृत्य। तो शाहजहां के काल में नाहर नृत्य हुआ था। बहरूपिया नृत्य के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके बाद में अपने विकल्प चुनते हैं। पहला पुरुष प्रधान है, ये अपना ऑप्शन गलत हो गया, ताकि जिसमें ए है उसको काट दीजिए। ए इसमें है काट दो, और ए इसमें है काट दो। आपको विकल्प काटना आना चाहिए। विकल्प आप काट लोगे तो आप बिल्कुल दो प्रश्न में आप संभावित उत्तर में 50% आपका सही होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह अपना सही था विकल्प। जिसमें बी है उसमें चलो इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, इसको भी हम काट सकते हैं। लेकिन एक बार और पूरा प्रश्न देखते हैं। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिल्कुल विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह एक व्यावसायिक नृत्य में माना जाता है। इसमें नकली जो लकड़ी की घोड़ियां होती है उसको कमर तक पुरुष बांधकर और उस पर नाचते हैं, इसीलिए इसको कच्छी घोड़ी नृत्य भी कहा जाता है। अपना विकल्प आएगा ऑप्शन बी
और सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये अपना आज आर्ट एंड कल्चर की जो महत्वपूर्ण क्लास थी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।